वीडियो में हम कुछ टॉप ईएलएसएस दैट इज टैक्स सेविंग फंड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ईएलएसएस दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होते क्या हैं। तो ये उस तरह के स्कीम है जिसमें अप टू 1.5 लाख तक का अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आईटी के सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन मिलता है। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि टैक्स फाइलिंग के लिए हमारे पास फिलहाल 2 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो ओल्ड टैक्स रिजीम है जिसमें यह टैक्स डिडक्शन मिलेगा, और दूसरा है न्यू टैक्स रिजीम जिसमें कि यह टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ऑफकोर्स सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत या फिर न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत अपना टैक्स फाइलिंग करेंगे। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि ये जो न्यू टैक्स रिजीम है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। मतलब अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को ये कंफर्म नहीं किया कि मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत अपना टैक्स फाइलिंग करूंगा तो वहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम को ही बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर के साथ जरूर चेक कर लें। ऑफकोर्स अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहते हैं तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें अपने एम्प्लॉयर से, एचआर से, और वहाँ पे इसे अपडेट कर दें। ईएलएसएस फंड्स फ्लैक्सी कैप फंड्स की तरह ही होते हैं। बेसिस मार्केट कंडीशन ये फंड्स भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। ईएलएसएस फंड्स के साथ एक बड़ा रिस्ट्रिक्शन ये है कि यहाँ पे 3 इयर्स के लिए लॉक इन हो जाता है पैसा आपका। अगर आज आपने कोई लमसम किया ईएलएसएस फंड्स में तो 3 इयर्स तक वो पैसा आप निकाल नहीं पाएंगे, और अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो एवरी एसआईपी आपका 3 इयर्स के लिए लॉक इन हो जाएगा। सपोज आज आपने एसआईपी किया तो ये एसआईपी 3 इयर्स के लिए लॉक इन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ का जो आपका एसआईपी गया वो अगेन उसके बाद से 3 इयर्स के लिए लॉक इन हो जाएगा। नाउ हम जान लेते हैं कुछ टॉप ईएलएसएस फंड्स के बारे में। यहां पर आप वैसे ईएलएसएस फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जो कि नए फंड्स हैं जिन्होंने अभी तक 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। साथ ही वैसे फंड्स जिनका एयूएम बहुत छोटा है, दैट इज 500 करोड़ से भी कम है। यहाँ पे अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए ये तो पुराना फंड है एडिलवाइस, लेकिन हाँ एयूएम बहुत छोटा है, परफॉर्मेंस ठीक है। ग्रो का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो बेंचमार्क से कम रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, तो ज्यादा अच्छा फंड नहीं बोलेंगे। ऑफकोर्स एयूएम बहुत ज्यादा छोटा है। यहाँ पे आईटीआई का परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन अगेन एयूएम बहुत छोटा है। जेएम फिनेंशियल का भी देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा है। क्वांटम का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो देखिए ऑफ कोर्स आपको कई जगह रेड कलर दिख रहा है, तो परफॉर्मेंस इधर तो इम्प्रूव हुआ है रिसेंट टाइम्स में, लेकिन पहले का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। श्रीराम का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस बेंचमार्क के आसपास है, जबकि यहाँ पे बीट नहीं कर पा रहा है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। और प्लस एयूएम भी देखिए कितना कम है। टॉरस का परफॉर्मेंस देखें, इनका परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। व्हाइट ओक ऑफ कोर्स नया फंड है, लेकिन एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, और ये बहुत छोटा है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इस तरह के फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए मैंने इन सारे फंड्स को भी कवर कर लिया है। तो जनरली हम इस तरह के फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं, जो कि या तो बहुत छोटे फंड है या फिर नए फंड है। यहाँ एज अ इन्वेस्टर आप हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आपने किसी नए फंड में ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो सिर्फ इसलिए ऑफ कोर्स हम उस फंड से नहीं निकल जाएंगे कि ये नया फंड है। अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तब तो कंटिन्यू करना चाहिए। किसी भी फंड को 2-3 इयर्स का टाइम तो बिल्कुल देना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तब तो काफी अच्छा है, और अगर थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस भी है तो थोड़ा टाइम तो देना चाहिए उस फंड को। हाँ, 2-3 इयर्स के बाद भी अगर काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है तो कॉल लिया जा सकता है कि इस फंड का क्या करें। यहाँ पे उन सारे ईएलएसएस फंड्स का आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं जो कि 3 इयर्स एटलीस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और साथ ही उनका ईयूएम भी 500 करोड़ से ज्यादा है। तो यहाँ पे अगेन मैंने उन सारे रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जहां पे ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऊपर के अगर आप दोनों फंड्स को देखें तो दोनों का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, इसीलिए देखिए सारे होराइजंस में रेड है। ऑफ कोर्स एक्सिस का एटलीस्ट 10 इयर्स में तो पॉजिटिव है, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इसीलिए मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। केनरा रोबिको ईएलएसएस टैक्स सेविंग देखिए, ये बहुत अच्छा फंड हुआ करता था। अभी भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो इसे बुरा परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे, ऑल्दो दो आपको यहाँ पे रेड दिख रहा है, लेकिन बेंचमार्क के आसपास ये रिटर्न है, और 5 ईयर 10 ईयर में बेंचमार्क को बीट कर रहा है। तो इस तरह के फंड्स को बुरा फंड नहीं बोलते हैं। अगर किसी ने इस तरह के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आइडियली कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा इस तरह के फंड्स का तो इनका रिटर्न्स भी अच्छा आ जाएगा, ये भी बेंचमार्क को बीट कर पाएंगे। नीचे के कुछ फंड्स को अगर आप देखें, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई इन्वेस्को, एचएसबीसी, तो देखिए कोई भी फंड यहाँ पे आप बुरा फंड नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस बिल्कुल रेड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ,
बट देखिए बेंचमार्क के आसपास अगर रिटर्न्स है तो उसे एवरेज परफॉर्मर बोलते हैं। थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा तो अच्छा आ जाएगा। एलआईसी का परफॉर्मेंस देखें तो पहले से परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव किया है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। सुंदरम ईएलएसएस का परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे भी बेंचमार्क के आसपास रिटर्न है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि थ्री होराइजन्स में ये बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपको देखना है कि बेंचमार्क के मुकाबले रिटर्न्स कैसा है। तो बेंचमार्क के आसपास ये रिटर्न है, तो ये भी एक एवरेज फंड है, बुरा फंड नहीं है। उसी तरह से यूटीआई का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ये भी एक एवरेज फंड है, बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहा है। देखिए मैंने कई बार रिपीट किया, फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा फंड है जो कि बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहा है, थोड़ा बहुत कम जनरेट कर रहा है बेंचमार्क से, तो सिर्फ इसके बेसिस पे हमें फंड से नहीं निकलना चाहिए, हमें आइडियली कंटिन्यू रखना चाहिए, उस फंड को और टाइम देना चाहिए। हाँ, बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न जनरेट कर रहा है, 2-3 ईयर से ये चल रहा है, आगे भी नहीं लग रहा क्या होगा, वहां पे कॉल ले सकते हैं, लेकिन एवरेज फंड्स के साथ भी हमें कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पे मैंने उन सारे फंड्स को हाईलाइट किया हुआ है जिन्हें मैं फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ फंड्स का तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और कुछ फंड्स एवरेज परफॉर्मर है। तो यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि सारे फंड्स खराब हैं, इसमें से कुछ एवरेज परफॉर्मर है, क्योंकि अगर किसी के पोर्टफोलियो में है तो उसे आइडियली कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पे ईएलएसएस कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स का आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, इन्होंने ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो पास्ट परफॉर्मेंस वाइज ये फंड्स अच्छे फंड्स हैं। यहाँ पे देखिए सारे होराइजन्स में मैंने कुछ टॉप फंड्स को सेलेक्ट किया है रिटर्न्स वाइज। तो यहाँ पे देखिए 10 ईयर में मैंने उन फंड्स को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है जहां पे इनका रिटर्न काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। उसी तरह से 5 ईयर में भी कुछ फंड्स को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, 3 ईयर में और 1 ईयर में भी। ये सारे रिटर्न्स डायरेक्ट प्लान के सीएजीआर रिटर्न्स है। तो यहाँ पे देखिए किन फंड्स का ग्रीन सबसे ज्यादा है, तो देखिए बंधन 3 होराइजन्स में आ रहा है, बैंक ऑफ इंडिया 3 होराइजन्स में ग्रीन आ रहा है, उसके बाद क्वांट ईएलएसएस फंड्स भी 3 होराइजन में ग्रीन आ रहा है। तो इन तीनों का पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो इन ऑल 3 फंड्स को हम फाइनल लिस्ट में इंक्लूड करेंगे, और साथ ही कुछ और फंड्स को भी इंक्लूड करते हैं ताकि देखते हैं कि परफॉर्मेंस में किस तरह का डिफरेंस आ रहा है। तो कुछ और वेल नोन परफॉर्मर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस फिलहाल ठीक चल रहा है, तो वह है मेरे एसेट को भी फाइनल लिस्ट में हम इंक्लूड कर रहे हैं, निपॉन इंडिया को इंक्लूड कर रहे हैं, और पराग पारेख को भी इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पे 2 फंड्स ऐसे हैं जिसके बारे में ऑफ कोर्स मैं डिस्कस करना चाहूंगा। फर्स्ट है एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर। पहले ये सिर्फ एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड हुआ करता था, तो पहले इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ करता था, बट हाँ बीच में बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं था, बहुत बुरा परफॉर्मेंस था इस फंड का। लेकिन हाँ वापस फिर से इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वापस आया है। इसीलिए रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन पीछे का अगर देखें तो अभी भी कोई खास नहीं लग रहा है। वो भी ये जो परफॉर्मेंस आ रहा है वो इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि रीसेंट टाइम्स में रिटर्न्स बहुत ज्यादा है। आपको पता है सीएजीआर है, तो अगर आप एवरेज आउट करोगे तो इसके कारण 5 ईयर 10 ईयर का भी रिटर्न्स कुछ हद तक इंप्रूव होता है। सेकंड फंड है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये फंड भी बहुत अच्छा परफॉर्मर हुआ करता था। तो उसके बाद अगर आप बीच में देखें तो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं था इस फंड का, बट हाँ इस फंड ने भी काफी अच्छा वापसी किया है बोल सकते हैं। तो इन फंड्स का आपको फिलहाल तो रिटर्न बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में फिलहाल अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा इनका। अगर आप 5 ईयर्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स देखेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट हाँ फिलहाल इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे आप इन 6 ईएलएसएस फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो देखिए परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि रिसेंटली परफॉर्मेंस किसका आया और पहले परफॉर्मेंस किसका नहीं आ रहा था। देखिए निपॉन इंडिया अगर आप देखें ना, देखिए 5 ईयर में निगेटिव अल्फा है, परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये रीसेंट परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इनका बहुत इंप्रूव हुआ है, लेकिन पहले परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था बीच में। जबकि दूसरे फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छा है। उसी तरह से मेरे एसेट का भी अगर आप देखें तो बुरा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन रिलेटिवली कम है। लाइक मेरे भी बहुत अच्छा फंड था पहले, फिर बीच में इसमें भी अंडर परफॉर्मेंस आया, तो और फिर से परफॉर्मेंस वापस आ रहा है। यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर वाइज जो टॉप 4 फंड्स होंगे वो होगा बंधन, बैंक ऑफ इंडिया, पराग पारेख और क्वांट। यहाँ पे इन फंड्स का आप मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं, देखते हैं किसका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कहाँ है। तो देखिए ईएलएसएस फंड्स का ही परफॉर्मेंस आपने देखा होगा, ज्यादातर फंड्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और उसका एक बड़ा रीजन है कि देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में इनका एलोकेशन कितना ज्यादा है। हमने फ्लैक्सी कैप फंड्स का भी डिटेल्स फ्राइडे को चेक किया था, वहां भी हमने यही देखा था कि इन फंड्स का मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर एक्सपोजर ज्यादा है तो रिटर्न्स अच्छा खासा आ रहा है। यहाँ भी वही हुआ है।
पराग पारेख का अगर आप देखें तो 20% प्लस का मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर है। क्वांट का 27% के आसपास है। बैंक ऑफ इंडिया का 48% के आसपास है मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर। और बंधन बैंक का अबाउट 29% के आसपास है। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेक कर सकते हैं, इससे भी क्लियरली पता चलेगा कि रिटर्न इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। देखिए किस यहाँ पे एयूएम चेक कर सकते हैं, किसी भी फंड का एयूएम बहुत ज्यादा नहीं है। ये देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग किसी का भी ज्यादा नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग है देखिए बैंक ऑफ इंडिया कितना कम है। हमने फ्लेक्सी कैप भी देखा था, इनका रिटर्न बहुत ज्यादा आ रहा है इनके फंड्स का। रीजन सिंपल है, पी देखिए इनका पूरा का पूरा वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी पूरा का पूरा पीएसयू में इन्वेस्टमेंट है। यानी और जब हम इनका पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो आप वहां देखेंगे पराग पारेख का भी देखिए काफी कम है वैल्यू स्टॉक्स, यहाँ भी अच्छा खासा है। क्वांट का भी मार्केट से कम है, यहाँ भी वैल्यू स्टॉक्स है। इनका मार्केट के आसपास है, तो यहाँ आपको वैल्यू स्टॉक्स काफी कम मिलेंगे, ग्रोथ स्टॉक्स ज्यादा मिलेंगे। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस इन ऑल फोर फंड्स का काफी अच्छा रहा है। एनुअल टर्नओवर क्वांट का आपको पता है बहुत ज्यादा होता है, बैंक ऑफ इंडिया का भी थोड़ा ज्यादा होता है, पराग पारेख का तो बहुत कम है। बाइंड एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। यहाँ पे देखिए किन सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, तो सभी का फाइनेंशियल में है, देख रहे हैं आप। क्वांट का सिर्फ एनर्जी में है। क्वांट के ज्यादातर फंड्स में अगर आप देखेंगे तो एनर्जी का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, रिलायंस में बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर इन फंड्स का आप स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो पराग पारेख का अगर आप देखेंगे पीएसयू होल्डिंग, देखिए कोल इंडिया में कितना बड़ा एक्सपोजर है, पावर ग्रिड में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, एनएमडीसी में भी एक्सपोजर लिया गया है। क्वांट का देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है। रिलायंस में देखिए कितना बड़ा एक्सपोजर होता है, अदानी पावर में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है, जियो में अच्छा खासा एक्सपोजर है। और नीचे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पीएसयू का भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, लाइक गेल में एक्सपोजर मिल जाएगा, पीएनबी में एक्सपोजर मिल जाएगा। और नीचे का पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो आपको एनएमडीसी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स और बीईएमएल भी मिल जाएगा। और यहाँ पे अदानी पावर के साथ साथ नीचे के पोर्टफोलियो में आपको अदानी पोर्ट्स भी मिल जाएगा, जिसमें भी एक्सपोजर लिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक पोर्टफोलियो, हमने इनका फ्लेक्सी कैप फंड भी चेक किया था, पूरा का पूरा पीएसयू का पोर्टफोलियो है। तो ये भी मोस्टली एक पीएसयू फंड की तरह काम कर रहा है। यहाँ देखिए पावर फाइनेंस, एसबीआई, केनरा बैंक, एनटीपीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरईसी। और नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दिख रहा है। और भी नीचे का पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स मिल जाएगा। इसीलिए इनका पी रेशियो इतना कम है। तो ये मोस्टली एक पीएसयू पीएसयू फंड की तरह काम कर रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ रिटर्न्स तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन वही देखना होगा कि जब पीएसयू के जो स्टॉक्स हैं उनका रिटर्न कम आएगा, क्योंकि सिक्लिकल है, हमेशा रिटर्न तो आएगा नहीं, तो किस उस समय ये अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से चेंज करते हैं। यहाँ पे आप बंधन का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। बंधन पहले आईडीएफसी हुआ करता था, आईडीएफसी टैक्स सेवर का ही परफॉर्मेंस पहले से ही अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए पीएसयू के नाम पे आपको एसबीआई मिल जाएगा, और नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको एनटीपीसी मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स में ये दो पीएसयूज हैं। अभी हमने कुछ टॉप ईएलएसएस फंड्स का डिटेल चेक किया। तो यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर आप हमेशा ध्यान में रखें कि ये सो कॉल्ड टॉप फंड्स के चक्कर में हमेशा नहीं रहें, क्योंकि ये टॉप फंड्स एवरी फ्यू मंथ्स, एवरी फ्यू ईयर्स चेंज करता रहता है। आप अपने पोर्टफोलियो के अनुसार आप मार्केट कैप एलोकेशन देखें, सेक्टर एलोकेशन देखें, स्टॉक पोर्टफोलियो देखें, इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखें, एएमसी देखें कि किस तरह का म्यूचुअल फंड कंपनी है, वहाँ पे कंफर्ट लेकर अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं, कुछ फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें और उसे लॉन्ग टर्म तक रखें। वहाँ पे अगर वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छे क्वालिटी का फंड है तो उसे बीट करना भी चाहिए। और कुछ समय ऐसा हो सकता है कि अच्छा फंड भी बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट करेगा, थोड़ा कम जनरेट करेगा, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होना चाहिए। कोई भी फंड लॉन्ग टर्म में अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो अप एंड डाउन चलता रहता है, बट हाँ मोस्टली बेंचमार्क को बीट करना चाहिए। तो इस तरह का फंड है अगर हमारे पोर्टफोलियो में तो आइडियली हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आप एवरी फ्यू मंथ्स में अगर आप डिटेल चेक करेंगे, जैसे हम ये पास्ट परफॉर्मेंस पे ये डिटेल्स आपको शो कर रहे हैं, तो एवरी फ्यू मंथ्स में अगर आप ये देखेंगे तो अलग अलग फंड टॉप पे आएंगे। तो इससे परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा ही है ना, एक ही फंड हमेशा कंटिन्यू नहीं रहेगा टॉप पे, वो पॉसिबल है ही नहीं। तो फंड्स चेंज करते रहते हैं, तो हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है। ऑफकोर्स हमें पता होना चाहिए कि जिस फंड में हमने इन्वेस्ट किया उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसलिए कि वो फंड टॉप परफॉर्मर में नहीं है, टॉप
टॉप 2-3 में नहीं है उसके कारण हमें तुरंत बेच देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपका फंड बेंचमार्क के आसपास भी रिटर्न जनरेट कर रहा है तो वो फंड अच्छा फंड माना जाएगा और आइडियल लॉन्ग टर्म में उस तरह के फंड्स के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई फंड बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है, बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न दे रहा है, वो भी 2 साल 3 साल 4 साल इस तरह से, वहाँ पे कॉल लिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई फंड एवरेज परफॉर्मर भी है तो उस फंड को भी आइडियली हमें पोर्टफोलियो से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जब उस फंड का परफॉर्मेंस वापस आएगा तो फिर से कुछ समय के बाद वो सो कॉल्ड टॉप परफॉर्मर बन जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।